नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, knocking-news.com। आप कैसे हैं? मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एक दवा आई है कोरोना वायरस की, जिसको बड़ा ढोल पीट कर उसको बेचा जा रहा है। और उसके बारे में मैंने बताया था कि उसकी जो एफिकेसी है वो 50% है, आधी। यानी आपको दवा से आप ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक क्या, ये दवा आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी आपके अस्पताल में भर्ती होने का जो स्थिति है उसको आधा कर देती है। मसलन आधे लोगों को ये बचा लेती है अस्पताल जाने से, और आधे लोगों को फिर भी अस्पताल जाना पड़ता है। इस दवा को भले ही खा लो। अब ये 50-50 जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन को देखकर मुझे तो ये लगा था कि ये कोई दवा हुई जो आधा आधा काम करती है। और उस दवा को लेकर बड़ा उसका उत्साह है पूरी दुनिया में। जो दुनिया है फार्मास्यूटिकल वाली, वैज्ञानिकों वाली, दुनिया का सारा मीडिया इसको इंडोर्स कर रहा है। एंथोनी फाउची इसको इंडोर्स कर रहे हैं। इस दवा में है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि सब लोग दीवाने होकर दौड़ पड़ते हैं उस दवा के बारे में जिसके अभी तक ट्रायल भी पूरे नहीं हुए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको बारकोड स्कैन करना है तो उस वीडियो के अंत में बारकोड लगा हुआ है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट कर आता हूँ। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जो मस्क कंपनी है उसने इस दवा का आविष्कार किया है। उसका कहना यह है कि ये दवा ऐसी है, इसका कैप्सूल खा लो। इसमें आपको ना तो हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है, ना ड्रिप चढ़वाने की ज़रूरत है। और इस दवा के ज़रिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, आप वेंटिलेटर पर कई बार लोगों को जाना पड़ता है, बहुत गंभीर स्थितियाँ होती हैं, कई बार उनकी मौत भी हो जाती, निधन हो जाता है। ऐसी स्थितियों से ये दवा बचाएगी। ऐसा चमत्कारी कैप्सूल बनाया है। और ये जो कैप्सूल है, इसके बारे में अभी 2 चीज़ें हैं। एक तो ये आपके पास चीज़ आ जाए, आपको मालूम पड़ जाए, फिर आप उस चीज़ को लेकर उत्साहित हों। अभी उस चीज़ के, इस दवा के 2 ही ट्रायल हुए हैं, तीसरा ट्रायल हुआ नहीं है। तीसरे ट्रायल के डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं किए गए हैं, लेकिन कंपनी ने हिसाब लगा लिया है कि उसको कितनी दवा उसकी बन जाएगी। और उसका कहना है 1 करोड़ डोज बना लेगी नवंबर के अंत तक। डोज नहीं, 1 करोड़ कोर्स। अभी डोज कितना है बाहर नहीं आया है। एक डोज हो सकता है कि आपका दिन में 2 खाने हो, 5 दिन खाने हो सकता है 10 दिन 2 खाने हो। वो तो दवा कैप्सूल का वो तो कंपनी बताएगी, अभी किसी को नहीं बताया है। लेकिन जिस दवा का डोज नहीं पता, जिस दवा का अभी अप्रूवल के लिए, जिसको कहते हैं इमरजेंसी अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन नहीं गया है, जिस दवा का 3rd फेज़ का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी अटका हुआ है, केवल 90% वॉलंटियर्स की भर्ती हुई है या कहीं सिलेक्शन हुआ है जिन पे वो दवा परखी जाएगी। जिस दवा के बारे में अभी बहुत शुरुआती जानकारी है, उस दवा को पूरी दुनिया का मीडिया ढिंढोरा पीट रहा है एक बड़ी महा उपलब्धि के तौर पे। और ऐसा कोई देश का कोई अखबार नहीं होगा, चाहे वो भारत के बड़े मीडिया संस्थान हो, चाहे वो अमेरिका के बड़े मीडिया संस्थान हो, यूरोप के बड़े मीडिया संस्थान हो, सब में ढोल बजा बजा कर ये जो एंटीवायरल दवा है इसका बहुत प्रचार किया जा रहा है। हालत यह है कि इस दवा की खूबियों के बारे में डॉक्टर एंथोनी फाउची, मुख्य चिकित्सा सलाहकार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहते हैं कि ये दवा बहुत बढ़िया है, उसको लेके मैं बड़ा उत्साहित हूँ। मैंने उसकी ट्रायल के बारे में सुना है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये दवा आ रही है। आने से पहले, ट्रायल से पूरे होने से पहले बहुत खुश हैं। और तो और आप सोचिए, इस दवा को इतना ज़्यादा महिमामंडित किया जा रहा है कि फाउची साहब, जो पूरी दुनिया में दवा को लेकर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि वो सबको ज्ञान देंगे क्या करो नहीं करो, तो उन्होंने ये कहा है कि ये दवा आने के बाद भी टीका लगाना बंद नहीं करना है। इस दवा के आने के बाद भी मतलब ये है कि ये दवा आएगी। इस दवा के ट्रायल नहीं हुए हैं, लेकिन ये दवा आएगी। अभी ये दवा परखी नहीं गई है। इस दवा के इमरजेंसी यूजेस के लिए एप्लीकेशन नहीं गई है। इस दवा के जो एफिकेसी है वो अभी 2 ट्रायल में ही केवल
50% आ रही है। बाकी एफिकेसी का केस आपको पता है, बड़े बड़े टीके 90% एफिकेसी बताते थे, हालत ये हो गई है 50% के आसपास एफिकेसी हो गई है उसकी, जो फाइज़र का टीका था। अब ये दवा तो अपने ट्रायल में ही 50% एफिकेसी बता रही है। अब इस दवा को बेचा ही जाएगा जब पूरी तरह से उसने डोज बनाने का इंतज़ाम कर लिया है, पूरी दुनिया ने पहले से ही मान लिया है कि वो ट्रायल भी अपना पास कर लेगी, उसका 3rd फेज़ का ट्रायल भी बढ़िया जाएगा। फाउची साहब को भी पता चल गया, सब अंतर्यामी हैं, भविष्य के बारे में सब जानते हैं। और यहाँ कोई अतीत के बारे में बता रहा हो तब भी परेशानी है कि भैया आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, बड़ी भारी मुसीबत है। चाहे वो अतीत की विद्या हो, चाहे अतीत का ज्ञान हो, चाहे अतीत की चिकित्सा हो, उसके बारे में आप मत बताइए। और भविष्य के बारे में ये जानते हैं। अब एक बार बताइए, जिस दवा का खुद कंपनी ये दावा कर रही है कि भैया ठीक है आपको कोरोना हो गया, अब मैंने आपको दवा दी, अब इस दवा के खाने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन आपका बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। 50% अचूक दवा, ऐसा कभी सुना है? 50% अचूक दवा और आप ले लीजिए। आप 50% केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन रोकते हैं। ज़रा कोरोना का हॉस्पिटलाइजेशन का वैसे ही रेट उठा के देख लीजिए कि जो भी आदमी पॉजिटिव होता है उसमें से कितने अस्पताल जाते हैं। अब वो जितने लोग अस्पताल जाएंगे वो सब दवा खाएंगे और जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उसमें से 50% रह जाएंगे। मैं किसी भी चीज़ पे कोई सवाल उठाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं जिस पे मैंने अभी डाटा तैयार किया है, वो भी लेके आऊँगा जैसे कंप्लीट हो जाएगा। कि आप जो टीका लगा रहे हैं, अगर पूरी दुनिया में जो टीकाकरण हुआ, जिस स्तर पे हम टीकाकरण के लेवल पे पहुंच गए हैं, आज ये सोचने का समय आ गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी की रेट टीकाकरण के बाद में कितनी नीचे आई। जिन देशों में 100% टीकाकरण हो गया है, क्या उनमें हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी की रेट नीचे आई? क्या हमको सारे के सारे टीकों का जो एफिकेसी का डाटा है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमको नए सिरे से ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई टीका लगाने से सचमुच असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना असर हो रहा है? क्या हम इसी तरह से भेड़चाल के तौर पे चलते रहेंगे? क्या हम डॉक्टर फाउची जिस टीके की एफिकेसी गिर गई हमारे, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान की जो कोवैक्सीन वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी है, वो कह रही है कि इसका तो, अगर ये तो दवा पास नहीं होती फाइज़र जिसको पूरे अमेरिका में लगाया जा रहा है, जितनी कम इसकी एफिकेसी है, तो पूरी दुनिया में आज की, तब मैंने भी डाटा निकाला था, मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं मार्च से पहले के जो हॉस्पिटलाइजेशन में और उसके बाद के हॉस्पिटलाइजेशन में, जो भी है। लेकिन अब फिर भी वो डाटा में जो भी फ़र्क है, उस फ़र्क के पीछे और भी कारण हो सकते हैं। जो फ़र्क है उसके पीछे ज़रूरी नहीं तो कि टीका ही कारण हो, उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी, लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी भी तो आई है, कुदरत का, भगवान का टीका भी तो लगा है। जिस आदमी को एक बार कोरोना हो गया उसके अंदर एंटीबॉडी बनी है, उसको दोबारा कोरोना लगेगा तो उसका भी तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। एसिम्प्टोमेटिक हुआ, उसने पहले नहीं कराया अपना टेस्ट, अब उसको थोड़ा सा फीवर जैसा हुआ, उसने चेक कराया तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, तो आप उसको क्या मानेंगे? मैं तो कहता हूँ कि सबको बैठ के एक काम करना चाहिए, एक डाटा निकाल लेना चाहिए अभी तक का। मैंने भी ये कोशिश करी थी कि मार्च का कट ऑफ ले लो, फरवरी का कट ऑफ ले लो। फरवरी 2021 से पहले लोगों का, जो कोरोना पॉजिटिव लोग होते थे, उनकी रेट क्या थी और डेथ रेट क्या थी। उसके बाद पॉजिटिव की रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। अगर डेथ रेट कम हुई है वैक्सीनेशन के बाद, मैं कहता हूँ कि चलिए कुदरती जो इम्यूनिटी मिली है उसको भी वैक्सीन के खाते में डाल दो। उसके बावजूद क्या अपेक्षित परिणाम आए हैं या नहीं आए हैं, इस तरह की स्टडीज़ सबसे पहले तो सरकार को करनी चाहिए और इस वैज्ञानिक कम्युनिटी को करनी चाहिए। ये गोलियां कैप्सूल बेचने का काम बाद में करें। कितनी एफिकेसी क्या है अभी उसको आ जाने दो, जब तक वो आया नहीं है उस पर ऑथेंटिकेट होकर इतने बयान न दें और मीडिया भी ज़्यादा उछले ना, तो ज़्यादा अच्छा है मानवता के हित में। उम्मीद करता हूँ समझ में सबको आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि और ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और जानकारियों का लाभ ले सकें। नमस्कार, जय हिंद।